जय हिंद बच्चों, 5 पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं इंजीनियर डीके सिंह, यूनिवर्सिटी टपर। हम लोग पढ़ रहे थे कैपेसिटर। इससे पहले हम लोगों ने फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, एनर्जी स्टोरेज इनसाइड द कैपेसिटर और एनर्जी डेंसिटी की बात की थी। और आज की टॉपिक्स और भी शानदार होने वाली है। आज की टॉपिक से बाबू मेरे ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स, यानी हम लोग कैपेसिटर्स को कैसे अरेंज करेंगे, कैसे ग्रुपिंग करेंगे, कैसे एक साथ कंबाइन करेंगे। तो काफ़ी इजी भी टॉपिक्स है। और एक तरह से देखें तो इस एक्सरसाइज के लिए जो कैपेसिटर चैप्टर है सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स है। जो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे वो ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर से मैक्सिमम क्वेश्चन रहेंगे, चाहे वो किसी भी स्टेट बोर्ड का हो या सेंट्रल बोर्ड का हो, इवन नीट का हो या जेई का हो। तो मुझे विश्वास है कि आज का लेक्चर जो है आपके लिए काफ़ी शानदार रहेगा। तो आइए हम लोग अपने टॉपिक्स पे चलते हैं। तो देखेंगे आप टॉपिक्स, देखिए बिल्कुल वही बात लिखी हुई है, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर, यानी कैपेसिटर को हम लोग एक साथ कैसे कंबाइन करेंगे। हिंदी में इसको बोले तो बोलते हैं संधारित्रों का समूहन, यानी उसकी ग्रुपिंग। समूहन बोले तो ग्रुपिंग यानी कैसे अरेंज की जाएगी। तो मैं आपको बता दूं कि ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर जो है कहता है कि अगर एक ही सर्किट में कम से कम 2 या 2 से अधिक कैपेसिटर को अरेंज कर दिया जाए तो ऐसे अरेंजमेंट को ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स कहेंगे। कहता है कि a type of arrangement of capacitor in which 2 or more than 2 capacitors connected in a single circuit या arranged in a single circuit is called grouping of capacitors। आप कह सकते हो कि कोई ऐसी अरेंजमेंट जिसमें कम से कम 2 या 2 से अधिक कैपेसिटर को किसी सिंगल सर्किट में अरेंज कर दें तो ऐसे अरेंजमेंट को ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स कहेंगे। तो मैं लिख देता हूं, आप थोड़ा सा देखेंगे। कह रहा है क्या कि इफ 2 और मोर देन टू कैपेसिटर्स आर अरेंज्ड in a single circuit is called grouping of कैपेसिटर्स। तो काफ़ी आसान टॉपिक से बस आप समझ जाओ कि जब भी बात ग्रुपिंग की आए तो कम से कम 2 तो होगा ही, तभी तो ग्रुप बनेगी। ग्रुप का मतलब ये होता है कि मोर देन 1, तो मिनिमम 2 कैपेसिटर्स होगा और 2 से अधिक चाहे जितना भी आप अरेंज कर सकते हो कर लो। उस पूरी अरेंजमेंट को अगर किसी एक सर्किट में कनेक्ट कर दे, कम से कम 2 या अधिक से अधिक जितना भी रखो, तो ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स बोलेंगे। आप याद रखोगे कि इफ 2 और मोर देन 2 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन ए सिंगल सर्किट द अरेंजमेंट इज कॉल्ड ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। काफ़ी आसान डेफिनेशन है, इसलिए मैंने पहले से लिख के नहीं रखा है। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं और मैं चाहता हूँ कि आप जो मेरे साथ साथ याद करते चले और हो भी जाएगा। तो आप बताओगे कमेंट करके कि कोई भी ऐसी ग्रुपिंग हो कैपेसिटर की जिसमें कम से कम कितने कैपेसिटर कनेक्ट किए जाएंगे। बताओगे कमेंट करके कि ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर में मिनिमम कितने कैपेसिटर्स होंगे। तो बहुत शानदार जवाब है आपका। आप सभी लोगों ने जो है यानी कम से कम 2, ग्रुप का मीनिंग होता है कि मिनिमम 2 लोगों की तो होनी चाहिए या 2 इंस्ट्रूमेंट। अगर बात कैपेसिटर्स किया जाए तो कम से कम 2 कैपेसिटर होगा, अधिक से अधिक आप जितना भी रख लो। तो ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स कहेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर, यानी ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स होते कितने प्रकार के हैं। बताओगे बाबू मेरे ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर कितने प्रकार के होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर जो है मेनली 2 टाइप्स के होते हैं।
एक को हम लोग बोलते हैं पैरेलल ग्रुपिंग और दूसरे को बोलते हैं सीरीज ग्रुपिंग। तो आप पहले से भी 10th क्लास में आप पढ़े थे ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस, आपको याद होगा। फिर आप 12th में भी पढ़ोगे ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। तो ये भी 2 टाइप्स के होंगे, पैरेलल ग्रुपिंग एंड सीरीज ग्रुपिंग। तो अब हम लोग बारी बारी पढ़ेंगे पैरेलल ग्रुपिंग किसे कहेंगे, सीरीज ग्रुपिंग किसे कहेंगे। तो आइए देखते हैं। ये है आपका पैरेलल ग्रुपिंग, पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। आप किसी भी ग्रुपिंग को समझने से पहले, किसी भी ग्रुपिंग को समझने से पहले मैं आपको फिर से याद दिला दूं, एक बार आपको जो सिंबल ऑफ कैपेसिटर फिर से जानना जरूरी होगा। अगर आप जानते हो तो ठीक है, तो मैं इसको साइड में ऐसे देखो आप, ये कैपेसिटर का सिंबल है। किसी भी कैपेसिटर में 2 प्लेट्स होते हैं। आप किसी बुक में आपको कैपेसिटर का सिंबल ऐसे भी दिखाया गया जाएगा और किसी बुक में जो कैपेसिटर के सिंबल ऐसे भी दिखाया जाएगा। तो आप ये समझोगे कि ईच कैपेसिटर में 2 प्लेट होते हैं और हम लोग जो है इसको ऐसे इंडिकेट करते हैं। तो जब ऐसे इंडिकेट करेंगे बाबू मेरे, यानी ईच कैपेसिटर में 2 प्लेट्स होंगे, तो जब हम लोग ऐसे इंडिकेट करेंगे तो किसी एक को, जैसे मान लीजिए इसको मैं फर्स्ट प्लेट मान लिया और इसको सेकंड प्लेट मान लिया, वैसे ही इस कैपेसिटर के लिए आप इसको फर्स्ट प्लेट मान लेंगे, इसको सेकंड प्लेट मान लेंगे, आप इसको फर्स्ट प्लेट मान लेंगे, इसको सेकंड प्लेट मान लेंगे। तो ईच कैपेसिटर में 2 प्लेट्स होंगे, एक को फर्स्ट प्लेट बोलेंगे, एक को सेकंड प्लेट बोलेंगे। आप किसी एक को फर्स्ट और किसी एक को सेकंड बोल सकते हो। इसके लिए आपके पास कोई जो है मेंटल प्रेशर नहीं है कि आप भाई किसको 1 बोलो किसको 2 बोलो, वो आपकी मर्जी है। बट 2 हुए हैं तो उसका नाम 1 और 2 से हम लोग दे सकते हैं। तब आप इस सिंबल को याद रखोगे। चलो, तो हम लोग पढ़ेंगे ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर जो है, इसमें पैरेलल ग्रुपिंग की बात क्या होगी। तो जब बात पैरेलल ग्रुपिंग की आ जाए तो आप ये समझोगे कि एक ऐसी अरेंजमेंट, कैपेसिटर की एक ऐसी अरेंजमेंट, एक ऐसी सजावट, एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसा जो है यानी कि कह लो कि ग्रुपिंग, जिसमें ईच कैपेसिटर का फर्स्ट प्लेट जो होता है किसी कॉमन पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया जाता है और ईच कैपेसिटर का जो सेकंड प्लेट होता है किसी अदर कॉमन पॉइंट पर जो कनेक्ट कर दिया जाता है। तो ऐसे अरेंजमेंट को पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स कहेंगे। काफ़ी आसान है, आप फिर से सुनोगे। कह रहा है कि अ टाइप ऑफ ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स इन विच फर्स्ट प्लेट ऑफ ईच कैपेसिटर कनेक्टेड एट ए कॉमन पॉइंट एंड सेकेंड प्लेट ऑफ ईच कैपेसिटर्स कनेक्टेड एट अदर कॉमन पॉइंट, द अरेंजमेंट इज कॉल्ड पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। यानी एक ऐसी अरेंजमेंट जिसमें ईच कैपेसिटर का फर्स्ट प्लेट किसी एक पॉइंट पर और ईच कैपेसिटर का सेकेंड प्लेट किसी अदर पॉइंट पर कनेक्ट कर दिया जाए, तो ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स कहेंगे। मैं लिख भी देता हूं, मैं पहले से इसलिए नहीं लिखा हूं ताकि आपको याद हो जाए मेरे साथ साथ। तो कह रहा है कि अ टाइप ऑफ ग्रुपिंग of capacitors in which first plate of each capacitor connected, each capacitor connected at a common point and second plate of each capacitor connected at other common point आप समझ सकते हो कि यानी एक ऐसी अरेंजमेंट जिसमें
ईच कैपेसिटर का फर्स्ट प्लेट जो है एक कॉमन पॉइंट पर और ईच कैपेसिटर का सेकेंड पॉइंट जो है अदर कॉमन पॉइंट पर अगर कनेक्ट कर देते हैं तो ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे बाबू मेरे, पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर कहेंगे। तो काफ़ी शानदार है, आप इसको नोट करते चले जाओगे या स्क्रीनशॉट ले लोगे। तो चलो हम लोग इसको थोड़ा सा फिगर से समझते हैं कि कैसे पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर की बात होगी। मान लो बच्चों कि आप समझोगे, अभी फिगर बनाओगे नहीं, बिल्कुल आप देखते रहोगे। मान लो बच्चों हमारे पास एक ये कैपेसिटर है और एक ये भी कैपेसिटर है, एक ये भी कैपेसिटर है, ऐसे बहुत सारे कैपेसिटर्स हैं, ठीक है। तो आप देखोगे कि जो फर्स्ट कैपेसिटर इसकी कैपेसिटी कुछ ना कुछ तो होगी। मान लो हम लोग इसको C1 मान लेते हैं, इसकी भी कैपेसिटी कुछ ना कुछ होती होगी, इसको C2 मान लेते हैं, और इसकी भी कैपेसिटी कुछ ना कुछ होगी, उसको C3 मान लेते हैं। अब समझो कि ये सारे फर्स्ट प्लेट है और यदि हम सभी फर्स्ट प्लेट को किसी एक पॉइंट पर कनेक्ट कर दें, सभी फर्स्ट प्लेट को किसी एक पॉइंट पर कनेक्ट कर दें और सभी सेकेंड प्लेट को जो है, सभी सेकेंड प्लेट को किसी अदर पॉइंट पर कनेक्ट कर दें, तो आप समझोगे ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर कहेंगे। काफ़ी आसान है कि नहीं बताओ, कि जब सभी कैपेसिटर के फर्स्ट प्लेट को हम लोग एक पॉइंट पर कनेक्ट कर दिए हैं, मान लो ये है पॉइंट ए, और सभी कैपेसिटर के सेकेंड प्लेट को हम लोग जो है किसी अदर पॉइंट बी पर कनेक्ट कर दिए हैं, तो ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे बाबू मेरे, ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स कहेंगे। बिल्कुल डिफिनीशन ऐसे ही थी। आप डिफिनीशन काफ़ी इजी भी है, पहले से भी हो सकता है कि आप जानते हो। हाँ, लेकिन एक बात अब आपको जानना जरूरी है कि जब बात पैरेलल ग्रुपिंग की आती है तो इसमें चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन और पोटेंशियल के डिस्ट्रीब्यूशन को आपको समझना है। चार्ज और पोटेंशियल की जो अरेंजमेंट होगी सीरीज और पैरेलल में, अगर आप इतनी बात को समझ जाते हैं ना, तो फिर सीरीज और पैरेलल की वजह से कभी आपके जो है क्वेश्चन फंसेंगे नहीं। काफ़ी आसान चीज़ें हैं, आप मेरे साथ साथ चलो, बिल्कुल बोर्ड पे कंसंट्रेशन बना के रखो, स्क्रीन पे बहुत मजा आने वाला है। मान लो बच्चों जब भी हम लोग बात किसी कैपेसिटर की करते हैं तो इसमें कोई पोटेंशियल जो है, यानी कि बाहर से कोई ना कोई पोटेंशियल अप्लाई करते हैं और उस पोटेंशियल को मेनली हम लोग, मान लो बच्चों कि हम लोग एक पोटेंशियल अप्लाई करते हैं बाहर से, पोटेंशियल डिफरेंस एक अप्लाई कर देते हैं। अगर हम लोग एक पोटेंशियल डिफरेंस इसमें अप्लाई कर भी दिए तो देखोगे कि यहाँ से सपोज करो कि इस सेल की या बैटरी जो है, अगर इसकी पोटेंशियल को हम लोग V मान लें, अगर इसके पोटेंशियल को V मान लें, तो तुम जानोगे कि जो भी चार्ज, सपोज करो कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो इस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज ही होगा, और यदि ये निगेटिव है तो ये पॉइंट निगेटिव जैसे ट्रीट करेगी। अब समझोगे कि सोचो बाबू मेरे कि अगर इधर से पॉजिटिव चार्ज आ रही है तो उस चार्ज के लिए तीन ऑप्शन है, 3 ऑप्शन से आपके पास, कुछ चार्ज इधर डिस्ट्रीब्यूट होंगे, कुछ इधर होंगे, कुछ इधर होंगे। तो अगर मैं फर्स्ट वाले पे चार्ज को Q1 मान लूँ, सेकेंड वाले पे चार्ज के अमाउंट को Q2 मान लूँ और थर्ड वाले पे चार्ज के अमाउंट को Q3 मान लूँ, तो ये चूँकि सभी पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़े हैं तो ये सब पर पॉजिटिव होगी, और ड्यू टू इंडक्शन जो है सेकेंड प्लेट, यानी कि इसके जो प्लेट होगा इस पर -Q1 होगा, इस पर -Q2 होगा, और इस पर जो होगा आपका बाबू मेरे -Q3 हो जाएगा। इसके अंदर वाले सतह पर जो है, यानी एक पर प्लस तो दूसरे पर माइनस। आप इस बात को याद रखोगे। तो इस तरीके से देखोगे कि जब भी बात पैरेलल ग्रुपिंग की आती है तो सभी कैपेसिटर पे चार्ज जो है डिफरेंट हो सकते हैं, कभी कभी सेम भी होते हैं। जब बात आइडेंटिकल की आएगी तो चार्ज सेम भी होंगे, बट चार्ज मैक्सिमम कंडीशन में, अगर ये कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जो है बिल्कुल सेम नहीं है तो चार्ज भी सेम नहीं होंगे, डेट मीन्स चार्ज डिफरेंट होंगे। अब बात आती है कि पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल डिफरेंस की बाबू मेरे इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की अगर बात पोटेंशियल डिफरेंस किया जाए तो ये बिल्कुल जो है पोटेंशियल डिफरेंस जो है इस एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर ही होगी, और सभी के लिए पोटेंशियल डिफरेंस बिल्कुल सेम होगी। अगर ये V वोल्ट है तो फर्स्ट कैपेसिटर के लिए भी V वोल्ट होगा,
सेकेंड कैपेसिटर के लिए भी V वोल्ट होगा और थर्ड के लिए भी V वोल्ट होगा। ऐसे वन जितने भी कैपेसिटर्स होंगे सबके लिए पोटेंशियल बिल्कुल सेम होगा। आप याद रखोगे पोटेंशियल सबके लिए सेम होगा और चार्ज डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। अगर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस डिफरेंट है तो चार्ज डिफरेंट होगा, अगर आइडेंटिकल है तो चार्ज सेम भी हो सकता है, बट पोटेंशियल ईच कंडीशन में सेम होगा। पोटेंशियल डिफरेंस पॉइंट ए से बी के ईच कंडीशन में सेम होगा। तो इस बात को जो है मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, आप एक कॉन्सेप्ट समझ जाओगे। ये पैरेलल ग्रुपिंग के लिए कॉन्सेप्ट है। In parallel grouping, each capacitor having same potential difference but amount of charge may be different, तो आप इस बात को जरूर याद रखोगे कि पैरेलल ग्रुपिंग के कंडीशन में जितने भी कैपेसिटर्स होंगे सबके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, बट अमाउंट ऑफ चार्ज होगा वो जरूर अमाउंट ऑफ चार्ज डिफरेंट हो सकता है। मे बी डिफरेंट मीन्स हो सकता है कभी कभी सेम भी हो, बट अगर कैपेसिटेंस सेम नहीं है तो पोटेंशियल यानी चार्ज भी डिफरेंट होगा, चार्ज भी सेम नहीं होगा। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लोगे, बहुत शानदार फिगर है। देखो इसमें हम लोगों ने मान लिया है कि हमारे पास 3 कैपेसिटर है कि कैपेसिटेंस C1 है, दूसरे का C2 है, तीसरे का C3 है। हमने इसको पॉइंट ए और बी के बीच में पैरेलल अरेंज कर दिया है, ठीक है। तो आप इसको एक बार देख लोगे। चलो फिर से हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग लिख देते हैं उसको, लेट 3 कैपेसिटर्स of capacitance C1, C2 and C3 are arranged in parallel as shown in figure। कितने कैपेसिटर्स हैं बाबू मेरे? 3 कैपेसिटर्स हैं जिनकी कैपेसिटी C1, C2 और C3 है, और इन पूरी अरेंजमेंट को हम लोग क्या किए हैं कि पैरेलल अरेंज कर दिए हैं। और इसे फिगर में हम लोग देख भी रहे हैं, इससे पहले भी हम लोग फिगर देखे हैं। आप फिर से देख लीजिए कि सपोज कीजिए हमारे पास ये 3 कैपेसिटर्स हैं जिनकी कैपेसिटियाँ C1, C2, C3 हैं, और हमने क्या किया बाबू मेरे कि ईच कैपेसिटर के फर्स्ट प्लेट को एक पॉइंट पर और ईच कैपेसिटर के सेकंड प्लेट को जो हमने अदर पॉइंट पर जो कनेक्ट कर दिया है। आप देखोगे ऐसे अरेंजमेंट को ही हम लोग पैरेलल कहते हैं। आप इसके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस भी अप्लाई कर दो। मान लो हमने इसके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया है, एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया है। इसकी कैपेसिटी बाबू आप मान लोगे कि इसकी कैपेसिटी कितनी है, इसकी कैपेसिटी C1 है, इसकी C2 है, इसकी C3 है। और सोचो जब इसको हम लोग पॉजिटिव चार्ज देंगे ये निगेटिव होगी, तो जैसे ही पॉजिटिव देखो ये जो पॉइंट ए है पॉजिटिव हो जाएगी और पॉइंट बी जो होगी ये निगेटिव टर्मिनल पे है। तो यहाँ से जो भी चार्ज आएगा उसका समथिंग अमाउंट इस पे आएगा। इस पे मान लो जो प्लस Q1 आया, इस पर प्लस Q2 आया, इस पर प्लस Q3 आया। इधर अगर बात चार्ज की आएगी तो इस पर माइनस Q1 आया, इस पर माइनस Q2 आया और इस पर माइनस Q3 आया। इस तरीके से हम लोग चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और बात अगर पोटेंशियल डिफरेंस की हो जाए बाबू मेरे, तो पोटेंशियल डिफरेंस होगी पूरे पॉइंट ए से बी के बीच में जो बैटरी यानी एक्सटर्नल सोर्स की पोटेंशियल डिफरेंस होगी सेम वही रहेगी, सेम वही रहेगी, ठीक है।
तो आप इस फिगर को फिर से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देख लो कितनी खूबसूरत फिगर है, बहुत आसान फिगर है और बहुत खूबसूरत भी। आप इसको जो स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत बढ़िया है। चलो देखते हैं। अब बात आती है बाबू मेरे, आप देखोगे कि जब भी हम इसको पैरेलल ग्रुपिंग में जोड़ रहे हैं तो ईच कैपेसिटर पे चार्ज की अमाउंट डिफरेंट डिफरेंट है। तो मैं अगर पूछूं कि पहले पर चार्ज की अमाउंट कितनी है बाबू मेरे, तो अगर फर्स्ट पे चार्ज की अमाउंट की अगर बात की जाए, फर्स्ट पे चार्ज के अमाउंट की बात की जाए तो क्या लिख सकते हो तुम बताओ? यानी लिख सकते हो फ्रॉम फिगर वी नो डेट, फ्रॉम फिगर वी नो डेट, यानी फिगर से हम लोग क्या जानते हैं? बताओगे आप फिगर से क्या जानते हो बताओ? काफ़ी शानदार टॉपिक से, देख लो अब तुम्हारी पढ़ाई काफ़ी मज़ेदार होने वाली है। तुमको लगता था ना कि बहुत टफ हो रहा है, बहुत आसान हो गया ना? बोलो, पढ़ाई में कंटिन्यूटी अगर आपके पास है तो बहुत ही पढ़ाई सुकून देने वाली चीज़ है, बिल्कुल। और ये आज ही सुकून नहीं देती है, जीवन भर सुकून देती है और आने वाली पीढ़ी को भी सुकून देती है ना? तो आओ हम लोग फिर से देखते हैं कि अगर बात फिगर पे आ जाए तो हम लोग Q1 को कितना लिख सकते हैं बताओगे तुम? हम लोग Q1 को कितना लिख सकते हैं? देखो इस पे चार्ज Q1 मान रहे हैं, इसकी कैपेसिटी C1 है और A से B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V है। तो अगर बात Q1 की आ जाए तो हम लोग तो जानते हैं Q बराबर होता है C इंटू V, Q बराबर होता है C इंटू V। तो बात अगर Q1 की आ जाए तो Q1 इक्वल टू C1 इंटू V हो जाएगा। तो सोचो कि अगर बात जो Q2 की आ जाए तो सिमिलरली तुम सोचो कि अगर बात Q2 की आ जाए तो Q2 तुम लिख दोगे C2 इंटू V, C2 इंटू V। सिमिलरली फिर से सोचो अगर Q3 की बात आ जाए तो बात अगर Q3 की आ गई तो क्या करोगे बताओ? अगर बात Q3 की आ जाए तो C3 इंटू V। तुम फिगर से देख लो, बिल्कुल इस पर चार्ज Q1 है, इसकी कैपेसिटी C1 है, पोटेंशियल डिफरेंस V है। तो Q1 इक्वल टू कितना? C1 इंटू V। इस पर चार्ज Q2 है, कैपेसिटी C2 है, पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो C2 इंटू V। इस पर चार्ज Q3 है, पोटेंशियल डिफरेंस V है और कैपेसिटी C3 है। तो फिर अगर बात Q3 की आ जाए तो C3 इंटू V हो जाएगा। काफ़ी आसान है ना? बोलो, बहुत मज़ेदार है। सोचो बच्चों, अगर बात टोटल चार्ज किया जाए तो देयरफॉर टोटल चार्ज कितनी हो जाएगी तुम बताओगे? टोटल चार्ज कितनी हो जाएगी बोलो? तो टोटल चार्ज को अगर मैं Q मान लूँ तो सीधी सी बात है ये Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 हो जाएगी टोटल चार्ज। और फिर तुम Q1 का वैल्यू पुट कर दोगे। बात Q1 की आ जाए तो ये C1 इंटू V, बात Q2 की आ जाए तो C2 इंटू V और बात Q3 की आ जाए तो C3 इंटू V। और इस तरीके से तुम कॉमन निकालोगे तो ये C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू V हो जाएगा। और ये किसका वैल्यू हो गया बाबू मेरे? Q का वैल्यू हो गया। ये हो गया आपका Q का वैल्यू। आप इस पूरे को एक इक्वेशन मान लोगे और इसको तुम सेकंड इक्वेशन मान लोगे। यानी टोटल चार्ज की बात करूं मैं तो C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू V हो गया। अब इसमें एक टर्म आता है इक्विवेलेंट कैपेसिटर या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो इक्विवेलेंट का वर्ड का पहले मीनिंग आप समझो। इक्विवेलेंट वर्ड का मीनिंग जब तुम समझ जाओगे ना तो काफ़ी आसान हो जाएगा आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना, उसके लिए फॉर्मूले फाइंड करना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की मैं बात करूं, जैसे यहाँ 3 है तो मान लीजिए क्या कि ये 3 जो है लड़के हैं, मान लीजिए ये 3 लड़के हैं। तीन लड़के हैं। अब सोचिए बाबू मेरे, हो सकता है मे भी कि ये तीनों लड़के जो हैं, मान लीजिए कि ये 2 रोटी खाता है। कितनी रोटी बाबू मेरे? तो ये 2 रोटी, और ये भी 2 रोटी खाता है और ये भी 2 ही रोटी खाता है एक बार में।
यानी एक बार खाना खाने बैठता है तो 2 रोटी खाता है, ये भी 2 खाता है, ये भी 2 खाता है, ये भी 2 खाता है। सोच ली टोटल रोटियां कितनी हुई, 3 लड़के 2-2 रोटी खाते हैं तो कितनी हुई, जाहिर सी बात है कि 6 हुई। अब सोचो बाबू मेरे, एक ऐसा लड़का है, एक ऐसा लड़का है, आप उसके बारे में सोचो। ये एक ऐसा लड़का है, आप इसका फिटनेस देख के ही समझ जाओगे क्या करता होगा। मान लो कि एक ऐसा लड़का है जो एक ही बार में 6 रोटियों को खा जाता है। बताओ, ये लड़का जो है एक बार में 6 रोटी अकेले खाता है और ये 3 मिलके जो है यानी कि 2-2 खा रहे हैं। तो फिर तुम बताओ, अगर ऑन द बेसिस ऑफ जो है रोटी कैलकुलेट किया जाए तो ये जो लड़का है इन तीनों के इक्वल हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ रोट, मतलब जो नंबर ऑफ ब्रेड बोल दिया जाए तो ऐसे हम देख सकते हैं कि ये किसी न किसी मायने में इन तीनों के इक्वल जो है, यानी इसकी कोई ना कोई ऐसी कैरेक्टर है, कोई ना कोई ऐसी प्रॉपर्टीज है जो इन तीनों को मिला करके जो कैरेक्टर हो रही है इसका अकेले उसके इक्वल हो जा रहा है। तो इस कंडीशन में आप कभी ये नहीं कहोगे कि ये तीनों लड़के के बराबर ये लड़का है। यानी अगर मैं इसको ए मान लूँ, इसको बी मान लूँ, इसको सी मान लूँ और इसको डी मान लूँ, तो आप ये नहीं कह सकते कि डी जो है ए बी सी तीनों के इक्वल है। हाँ, लेकिन इस डी के पास कोई ऐसी कैरेक्टर है जो उन तीनों के कैरेक्टर मिला करके इसके पास अकेले उसके इक्वल हो जाती है। तो आप बात को समझ सकते हो कि वह जो कैरेक्टर यानी जो खाने वाली प्रॉपर्टीज है, वह जो प्रॉपर्टीज है इन तीनों के इक्वल हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि यह जो लड़का है इन तीनों के इक्विवेलेंट है। किस बेस पर? तो खाने के मामले में, खाने के मामले में इन तीनों के इक्विवेलेंट, इन तीनों के तुल्य है, यानी इन तीनों के जगह पर इसको अकेले रखा जा सकता है। यानी हम इन तीनों को हटा दें और इसको रख लें, या इसको हटा के इन तीनों को रख लें, रोटी की खपत बराबर ही होने वाली है। तो इस तरीके से एक इक्विवेलेंट वर्ड की मीनिंग आपके सामने आ गई। तो आप इक्विवेलेंट वर्ड को अगर समझ गए तो फिर मैं आपको आइए कैपेसिटर के साथ लेके चलता हूं कि कैपेसिटर में इक्विवेलेंट का मीनिंग क्या हुआ। तो आप समझोगे बाबू मेरे कि अगर बात कैपेसिटर की आ जाए तो सोचिए कि ये कैपेसिटर जो है V वोल्ट पे अगर मान लीजिए Q1 चार्ज स्टोरेज करता है, वही जो C2 वाला है ये V वोल्ट पर जो है Q2 चार्ज स्टोरेज करता है, और V वोल्ट पर ही ये Q3 चार्ज स्टोरेज करता है। और ये तीनों कैपेसिटर को जब हम लोग पैरेलल में कंबाइन कर देते हैं तो ये तीनों मिल के टोटल जो है बाबू मेरे, ये तीनों मिल के टोटल कितने चार्ज स्टोरेज करते हैं। तो जब टोटल चार्ज की बात आई थी तो आपने देखा था कि ये तीनों मिलकर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 चार्ज स्टोरेज करते हैं। अब ये सोचिए यानी V वोल्ट पे ये तीनों मिलके कितने चार्ज स्टोरेज करते हैं, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। डेट मीन्स आप इसका जब वैल्यू रखे थे तो आ रहा था C1 प्लस C2 प्लस C3 और इंटू V आया था, यानी ये तीनों कैपेसिटर्स मिल करके V वोल्ट पे कितने चार्ज को स्टोरेज कर रहे हैं, Q, और उस Q का वैल्यू है Q1 C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू V है। सोचो बच्चों, अगर मैं इस पॉइंट A और B के बीच से इन तीनों को हटा देता हूं, इमेजिन करो, अगर मैं इन तीनों को यहां से रिमूव कर दूं और किसी ऐसे कैपेसिटर की कल्पना करो, किसी ऐसे कैपेसिटर की जो है इमेजिन करो, सोच लो और ला करके इसके जगह पर जोड़ दो, ला करके इसके जगह पर तुम उसको रख दो। इमेजिन करो कि वो कैपेसिटर जो है बाबू मेरे, इमेजिन करो कि वो जो कैपेसिटर है कुछ ऐसा है, यानी एक ऐसा कैपेसिटर है। इमेजिन करो कि ये एक ऐसा कैपेसिटर है, इसको रखना नहीं है, बस इमेजिन करना है, सोचना है, इसलिए मैं इसको डॉट डॉट बना देता हूँ। तुम सोचो कि एक ऐसा कैपेसिटर है, जो मैं इन तीनों को हटा देता हूँ और A और B के बीच में मैं इस नेक्स्ट एक इमेजिनरी कैपेसिटर को रखता हूँ, और ये तुम मान के चलो कि इसकी जो भी कैपेसिटी हो उस कैपेसिटी को हम लोग CP मान लेते हैं, P फॉर पैरेलल,
Cp मान लेते हैं, और उसको भी तो मैंने V वोल्ट पर ही रखा है, इसी सेल के दोनों एंड के बीच में कनेक्ट किया है। और ये V वोल्ट पर ये जो कैपेसिटर है, इन तीनों के बराबर अगर चार्ज को स्टोरेज कर लेता है, यानी तीनों ने मिलकर के जितनी चार्ज V वोल्ट पे स्टोरेज की है, अगर ये कैपेसिटर अकेले V वोल्ट पे उतना ही चार्ज को स्टोरेज कर लेता है, तो इस कैपेसिटर को हम लोग इन तीनों का इक्विवेलेंट कहेंगे। बहुत स्पष्ट बात है कि अगर कोई एक कैपेसिटर सेम पोटेंशियल डिफरेंस पे उतनी ही चार्ज को स्टोरेज कर लेता है जितना ये तीनों मिलकर उसी जिस भी पोटेंशियल डिफरेंस पे स्टोरेज किए हुए हैं, तो आप कह सकते हो कि इन तीनों के इक्विवेलेंट जो है, ये जो येलो वाला आपको कैपेसिटर दिख रहा है, ये इन तीनों के इक्विवेलेंट होगा। है कि नहीं इक्विवेलेंट का मीनिंग? बिल्कुल। सोचो अगर ये 3 बच्चे मिलकर के 6 रोटियां खाते हैं या अकेले 6 रोटियां खा जाता है, तो खाने के मामले में इन तीनों के इक्विवेलेंट है ये। बिल्कुल, ये 3 कैपेसिटर मिल करके अगर V वोल्ट पर जो है टोटल Q चार्ज स्टोरेज करते हैं, और कोई अकेले V वोल्ट पे Q चार्ज स्टोरेज कर ले, तो वो भी तो इक्विवेलेंट हुआ इन तीनों का। क्लियर है? यस और नो में आप कमेंट करके बताओगे, यस और नो में बताओगे कि चमक रहा है कि नहीं। ये बातें बिल्कुल ब्रेन के ऊपर जो है ललाट पे चमक रही है कि नहीं, एकदम प्रकाशमान हो रही है कि नहीं, कि हाँ ये बात सही है, इक्विवेलेंट वर्ड का मीनिंग मेरे को समझ में आ गया। अगर आ गया तो आप ज़रूर कमेंट करके बताओगे। आपकी ये कमेंट जो है हमारी एनर्जी को कई गुना बढ़ा देती है, जो फिर नेक्स्ट लेवल तक पढ़ाई को ले जाने में बहुत जो है काम आता है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप इक्विवेलेंट का मीनिंग समझ गए हो, तो आपको यहाँ इक्विवेलेंट जोड़ना नहीं है। इक्विवेलेंट जो है बस इमेजिंग करना है, सोचना है कि अगर हम लोग किसी ऐसे कैपेसिटर की कल्पना करें जिसकी कैपेसिटी जो है, यानी जो मिल करके इन सब के बराबर चार्ज को अकेले स्टोरेज कर ले, तो उसको इक्विवेलेंट बोलेंगे। और यदि उसकी कैपेसिटी को हम लोग कुछ ना कुछ तो मानेंगे ही, तो वही कह रहे हैं कि सपोज करो कि एक जो मान लो बच्चों, इमेजिंग करो, इफ Cp, P फॉर पैरेलल, Cp बी द कैपेसिटी बोलो या कैपेसिटेंस, कैपेसिटी ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटर ऑफ गिवन अरेंजमेंट। अगर जो अरेंजमेंट दी गई है उस अरेंजमेंट की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर C हो जाए, बाबू मेरे Cp हो जाए, तो आप बताओगे कि Cp का मीनिंग क्या हुआ। देयरफॉर यानी कि जो Cp होगा अकेले, यानी टोटल चार्ज कितना स्टोरेज करेगा Q, और Q की जो वैल्यू होगी कैपेसिटी इंटू पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगी। आपने तो यही पढ़ा था कि जो टोटल चार्ज होता था सबके कैपेसिटी इंटू पोटेंशियल डिफरेंस होती थी, तो यहाँ टोटल चार्ज बराबर क्या हो जाएगी, उसकी इक्विवेलेंट की कैपेसिटी इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। और आप इसको कितना नंबर इक्वेशन मान रहे हो, यहाँ देखो आपने सेकंड तक मान रखा है, इसको हम लोग थर्ड मान लेते हैं। अब आप मिलाओ इक्वेशन सेकंड का LHS देखो, Q इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू V है, और थर्ड का भी LHS देखो, Q इक्वल टू ही Cp इंटू V है। तो दोनों की अगर LHS की बात करें, अगर मैं ये बोलूँ कि फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड की बात किया जाए, तो आप देखोगे कि दोनों के LHS बराबर है। यानी आप ये कहते हैं कि Cp इंटू V जो हो जाएगी, ये C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू V के इक्वल हो जाएगी। और इस तरीके से आप देखोगे कि यहाँ V से V कैंसिल हो जाएगा। तो आप बताओगे जो पैरेलल कंडीशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, तो Cp इक्वल टू हो जाएगी C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाएगी। अगर हम लोग अरेंजमेंट में 3 ही कैपेसिटर रखे हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू हो जाएगी C1 प्लस C2 प्लस C3। काफ़ी आसान फार्मूला है कि नहीं, बताओ, मज़ा आ रहा है कि नहीं, बोलो। बहुत बेहतरीन टॉपिक्स है ना, काफ़ी शानदार टॉपिक्स है कि अगर हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में 3 कैपेसिटर को कनेक्ट कर दे जिसकी कैपेसिटेंस C1 C2 C3 हो,
तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, Cp जो हो गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की कैपेसिटी है, तो C1 प्लस C2 प्लस C3 यानी सभी कैपेसिटी का जनरल अलजेब्रिक समेशन हो जाएगा। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लोगे जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसमें थोड़ा सा बाबू मेरे आप इसको जो है आगे बढ़ाओगे, देखोगे कैसे। अगर बात आती है कि इसमें हम लोग कुछ कंडीशन लेंगे, इसमें तुम कर दो केस फर्स्ट कर लो। मान लो अगर 3 कैपेसिटर से तो इतना, अगर 3 से ज़्यादा होंगे तो वही लिख दें केस फर्स्ट फॉर एन डिफरेंट कैपेसिटर्स। मान लो बच्चों अगर बहुत सारे कैपेसिटर्स हैं, डिफरेंट हैं और n है, मीन्स C1 C2 C3 C4 बहुत सारे कैपेसिटर हैं, 1 2 3 4 5 डॉट n है, जिनकी कैपेसिटियाँ C1 है, C2 है, C3 है, C4 है, डॉट Cn है, तो उसके इक्विवेलेंट कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी। तो बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगी। अगर n कैपेसिटर हो जाएंगे तो जो Cp की वैल्यू हो जाएगी आप समझ सकते हो ये कितना हो जाएगा बाबू मेरे, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट कितने हो जाएंगे बाबू मेरे, ये Cn हो जाएंगे। तो अगर n डिफरेंट कैपेसिटर्स हो जाएं तो उसकी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितनी हो जाएगी आप याद रखोगे, बिल्कुल आप याद रखोगे इसको। Cp इक्वल टू कितना, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट n हो जाएगा। यानी जितने कैपेसिटर होंगे सबको हम लोग डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकल जाएगी। बात आती है केस 2 की। सोचो कहता है कि फॉर n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स। आइडेंटिकल का मीनिंग आप समझ रहे होंगे। आइडेंटिकल बोले तो सभी बिल्कुल एक जैसे। अगर एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 2 μF है तो दूसरे का भी 2 μF, तीसरे का भी 2 μF, चौथे का भी 2 μF, पांचवे का भी 2 μF, बिल्कुल सभी के सभी आइडेंटिकल हैं, एक जैसे हैं। तो इस कंडीशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, तो हम लोग देख सकते हैं बाबू मेरे कि इस कंडीशन में अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटी की बात किया जाए तो Cp जो होगी यानी जो इक्विवेलेंट वैल्यू होगी, तो आप देखोगे मान लो कि ईच की कैपेसिटी C है तो ये C प्लस C और कितने बार लिखोगे तुम, तो सीधी सी बात है n टाइम्स लिखोगे, m टाइम्स लिखोगे, यानी ये बातें n बार रिपीट होगी। C n है तो n टाइम्स लिखोगे। और बताओगे जब ये n टाइम्स होगी तो फिर ये C प्लस C अगर हम 2 बार जोड़ते हैं तो 2C, 3 टाइम्स जोड़ते हैं तो 3C, 5 टाइम्स जोड़ते हैं 5C, 20 टाइम्स जोड़ते हैं 20C, तो n टाइम्स जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू मेरे, तो ये सीधी सी बात है कि ये n इंटू C हो जाएगी। तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटी होगी यानी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटी होगी उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बाबू मेरे, n इंटू C हो जाएगी, जहाँ n जो है नंबर ऑफ कंडेंसर से, नंबर ऑफ आइडेंटिकल कंडेंसर से। अगर 2 कैपेसिटर होंगे तो 2C हो जाएगी, 3 होंगे तो 3C हो जाएगी, 9 होंगे तो 9C हो जाएगी, 10 होंगे तो 10C हो जाएगी। तो इस तरीके से आइडेंटिकल के लिए आप फार्मूला याद रखोगे, Cp इक्वल टू n इंटू C। काफ़ी आसान है ना, बहुत मज़ा आ रहा है। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसको, आप जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लो। चलो तो हम लोग फिर से थोड़ी सी देखते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट ले लिए हो तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट ले लिए हो तो देखो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है कि सीरीज ग्रुपिंग की। कि सीरीज ग्रुपिंग किसे कहेंगे, तो सीखना चाहोगे तो बोलो। सीरीज ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर किसे कहेंगे, बहुत आसान टॉपिक से। पैरेलल ग्रुपिंग जैसी थी कि ईच कैपेसिटर के फर्स्ट प्लेट को हम लोग किसी कॉमन पॉइंट पे जोड़ते थे और ईच कैपेसिटर के सेकेंड प्लेट को जो है किसी अदर कॉमन पॉइंट पे कनेक्ट करते थे, तो वैसे अरेंजमेंट को हम लोग पैरेलल ग्रुपिंग बोलेंगे। सीरीज ग्रुपिंग में जो है थोड़ी सी डिफरेंट होती है। सीरीज ग्रुपिंग में फर्स्ट कैपेसिटर का जो सेकेंड प्लेट होता है उसमें सेकेंड कैपेसिटर के फर्स्ट प्लेट के साथ, सेकेंड के सेकेंड को थर्ड के फर्स्ट के साथ, थर्ड के सेकेंड को जो है
फोर्थ के फर्स्ट के साथ, एज सो ऑन हम लोग सभी कैपेसिटर्स को अरेंज कर देते हैं। तो ऐसे अरेंजमेंट को सीरीज ग्रुपिंग बोलेंगे। ये बात आप लोग 10th में रेसिस्टेंस के लिए भी पढ़े थे, है कि नहीं बताओ? पहले तुम बताओ कि क्या तुमने 10th क्लास में ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस पढ़ा है या नहीं? यस और नो में आंसर दो। उसमें भी तो तुम ऐसे ही पढ़ते थे। मैं पहले थोड़ा सा रिपीट करा दूँ, रिवीजन करा दूँ तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हारी पढ़ाई जो काफ़ी खूबसूरत हो सके। देखो हम लोग रेसिस्टेंस को ऐसे इंडिकेट करते थे, रेसिस्टेंस को हम लोग ऐसे इंडिकेट करते थे, याद करो। और जब रेसिस्टेंस को ऐसे इंडिकेट करते थे तो हम लोग इसको मान लो इस रेसिस्टेंस को R1 लेते थे, इसको R2 लेते थे, इसको R3 लेते थे, याद करो। और जब हम लोग इसको R1 R2 R3 लेते थे तो इसको इंड नंबर 1, इंड नंबर 2, इंड नंबर 1, इंड नंबर 2, इंड नंबर 1, इंड नंबर 2। और कनेक्शन भी कैसे बच्चों? तो 1 यानी फर्स्ट रेसिस्टर के सेकेंड इंड को सेकेंड के फर्स्ट के साथ कनेक्ट करते थे, सेकेंड वाले के सेकेंड इंड को थर्ड के फर्स्ट के साथ कनेक्ट करते थे। तो बताओ, इसी को तो सीरीज ग्रुपिंग कहते थे ना? बोलो। बस आपको रेसिस्टेंस की जगह पर कैपेसिटर ला देना है, यानी कैपेसिटेंस की बात करनी है, बाकी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब फार्मूले में डिफरेंस तो होगी, तो फार्मूले में जो भी डिफरेंस होगी तुम्हारे सामने आएगी, तुम देखते चलोगे। मैं फिर से सीरीज को डिफाइन कर दे रहा हूँ, कर कि अ टाइप ऑफ ग्रुपिंग ऑफ capacitors in which first plate आप सेकेंड प्लेट बोलोगे, in which second plate of फर्स्ट कैपेसिटर connected with first plate of second कैपेसिटर। सेकेंड कैपेसिटर कोमा दे दोगे, सेकेंड प्लेट ऑफ सेकेंड कैपेसिटर कनेक्टेड विथ, मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखोगे, कनेक्टेड विथ फर्स्ट प्लेट ऑफ थर्ड कैपेसिटर, एज सो ऑन all capacitors are connected. The arrangement is called तुम समझ सकते हो कि व्हाट कॉल्ड सीरीज ग्रुपिंग। सीरीज ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। देख लो, तुम ही लोग तो कंप्लेन कर रहे थे कि लिख के नहीं लिखिए, सामने लिखिए, तो मैंने लिख दिया। देख रहे हो ना कितनी टाइम लग रही है। कोई बात नहीं है, काफ़ी आसान भी तो है। कह रहा है कि वैसे कैपेसिटर की अरेंजमेंट जिसमें
पहले कैपेसिटर का जो सेकेंड प्लेट होता है उसको सेकेंड के फर्स्ट के साथ, सेकेंड के सेकेंड को थर्ड के फर्स्ट के साथ, थर्ड के सेकेंड को फोर्थ के फर्स्ट के साथ, एज सो ऑन ऑल कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड। यानी इसी क्रम में सभी कैपेसिटर्स को अगर हम लोग कनेक्ट कर देते हैं तो ऐसी अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे बाबू मेरे? बिल्कुल सीरीज ग्रुपिंग बोलेंगे। इसमें भी तो कम से कम 2 होगा ही। चलो, तो आप सीरीज ग्रुपिंग के डेफिनेशन को जो है स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आओ देखते हैं कैसे। मान लो बच्चों तुम्हारे पास बहुत सारे कैपेसिटर्स हैं, एक ये कैपेसिटर है और दूसरा देखो तुम, दूसरा ये कैपेसिटर है, तीसरा भी देख लो, मान लो थर्ड जो है ये कैपेसिटर है। ऐसे ही बहुत सारे कैपेसिटर ले सकते हो, तुम्हारी अपनी मर्जी है ना। अब तुमको कनेक्ट कैसे करना है बाबू मेरे? तो देखो, ये फर्स्ट कैपेसिटर की कैपेसिटी को C1 ले लो, सेकेंड की कैपेसिटी को C2 ले लो और थर्ड की कैपेसिटी को C3 ले लो। अब देखो तुम, मान लो कि ये जो कैपेसिटर है इसका ये सेकेंड प्लेट है, ये जो कैपेसिटर है इसका ये फर्स्ट प्लेट है और इसको हम लोग आपस में कंबाइन कर दिए। फिर देखोगे ये जो इसका जो सेकेंड है इसके थर्ड के साथ आपस में कंबाइन कर दिए। इसी क्रम में हम लोग सबको जोड़ते चले जाएंगे। अगर ऐसा हम करते हैं तो ऐसे अरेंजमेंट को ही हम लोग क्या बोलेंगे बाबू मेरे? सीरीज ग्रुपिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? सीरीज ग्रुपिंग बोलेंगे। तो सीरीज ग्रुपिंग में आप एक और बात समझोगे कि आप तुमको या तो इसको किसी पोटेंशियल के एक्सटर्नल सेल्स के जो है पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दो, सेकंड को अर्थेड कर दो, या डायरेक्ट तुम ऐसे भी ले सकते हो। मान लो हम लोग इसमें एक अलग से पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देते हैं। तुम ध्यान दोगे इस पर, इसको पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं, इसको नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं। अभी मैंने 3 ही रखा है, बाद में जब केसेज आएंगी तो हम लोग n भी ले लेंगे, क्या दिक्कत है। चलो सोचो बच्चों कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसकी कुछ तो पोटेंशियल डिफरेंस होगी, भी है। मान लो ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी है। तुम देख लो, तुम देखोगे बीच बीच में यहाँ पर क्या होगा बाबू मेरे कि यहाँ से जो भी चार्ज चलेगी इसके लिए जितनी चार्ज होगी इसके लिए वही चार्ज होगी, इसके लिए वही चार्ज होगी। चार्ज बिल्कुल अगर इधर से मान लो कि प्लस में Q आ रही है तो यहाँ अंदर इंडक्शन करंट माइनस Q होगी, बाहर फिर प्लस Q होगी और इस पर भी प्लस Q होगी, फिर अंदर इंडक्शन करंट माइनस Q होगी, बाहर प्लस होगी और फिर इस पर भी प्लस होगी, यानी इस पर प्लस Q और फिर इस पर जो है माइनस Q। इस तरीके से ये पूरी सजावट अरेंजमेंट हो जाएगी कि ये प्लस होगी, ये माइनस होगी, प्लस माइनस। यानी तुम एक बात याद रखोगे, सीरीज के कंडीशन में ईच कैपेसिटर जो होता है चार्ज इक्वल रखता है। फिर से मैं बता दूं, सीरीज कंडीशन में ईच कैपेसिटर्स हैविंग सेम चार्ज। ईच कैपेसिटर के पास क्या होगा बाबू मेरे? चार्ज बिल्कुल सेम होगा। तो मैं उस कॉन्सेप्ट को यहां लिख भी देता हूं, बिल्कुल आप याद रखोगे। इन सीरीज ग्रुपिंग, in series grouping each capacitor having same charge but potential difference may be different, जस्ट उसके अपोजिट होगा। सीरीज के कंडीशन में ईच कैपेसिटर पे चार्ज बराबर होगी और पोटेंशियल डिफरेंस जो है डिफरेंट हो सकता है अगर ये आइडेंटिकल नहीं हो। तो देखो इसकी कैपेसिटी C1 है, चार्ज Q है, तो इसके बीच में भी तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा ही, इसके बीच में तो पोटेंशियल होगा ही। जो भी पोटेंशियल हो हम लोग उसको V1 कंसिडर कर लेंगे। यहाँ पर भी चार्ज और कैपेसिटी, चार्ज Q है बट कैपेसिटी डिफरेंट है, तो इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी डिफरेंट हो जाएगा। साथ साथ यहाँ पर भी चार्ज और पोटेंशियल जो है, चार्ज और कैपेसिटी डिफरेंट है, तो इसके बीच में भी पोटेंशियल डिफरेंस जो है डिफर कर जाएगा। बट ये टोटल पोटेंशियल जो होगा A और B के बीच का मिला के जो है एक्सटर्नल पोटेंशियल के इक्वल हो जाएगा। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लोगे, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग लिख देते हैं फ्रॉम फिगर।
बात फ्रॉम फिगर की हो जाए तो क्या करें बताओ, बोलो। इसकी प्रूफ जो होती है बाबू, आपको जो है एनी हाउ याद रखना है, जो भी बच्चे जो है बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले हैं, और यदि आप फार्मूला और कंसेप्ट याद रखते हो तो प्रूफ के साथ कंसेप्ट भी तो मिल रहा है। अगर फार्मूला और कंसेप्ट याद रखते हो तो फिर आपके जो कंपटीशन के लिए बहुत आसान क्वेश्चन है। तो मैं चाहता हूँ कि 2021 से शुरू हो रही है, 2022 और 23 जो है आपके जीवन के लिए बहुत ही बेहतरीन समय हो। यानी 2022 में जो भी बच्चे नीट के एग्ज़ाम देने वाले हैं या जेईई के एग्ज़ाम देने वाले हैं, अगर आप आज से ही अपने आप को जो है बिल्कुल ढाल देते हो, बिल्कुल ये फ्रीक्वेंसी मिला के चलना शुरू कर देते हो, तो ज़रूर 2022 जो होगी या 2023 जो होगी आपको रिजल्ट ज़रूर दे देगी। रिजल्ट कहीं से कुछ अलग नहीं होता है। रिजल्ट के लिए जो है जो भी बच्चे कॉन्टीन्यूअस मेहनत करते हैं, आपकी सिलेबस 2 साल की है, 11th और 12th। किसी भी बच्चे को पढ़ने के लिए मिलता है जो 15-18 से ज़्यादा मैक्सिमम जो 17 से 18 महीने जो बच्चे 10th पास करते हैं। कुछ समय तो बीच में रिजल्ट के वेटिंग में ही पास कर जाता है, कुछ समय एडमिशन वगैरह में पास कर जाता है। तो 17 से 18, 19 या 20 महीने आप मान के चलो, तो 20 महीने की जो कड़ी मशक्क़त होती है, सोचो आपके जीवन को कितनी बड़ी टारगेट दे देती है। मैं आपको बात बता दूं बच्चों कि ऑन द बेसिस ऑफ जो है मनी देखा जाए तो आज नीट के बेस पर जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं उनको सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज मिलती है, और जो बच्चे नहीं क्वालिफाई करते हैं और यदि वो किसी प्राइवेट कॉलेज में जो है एडमिशन ले रहे हैं, तो आप देख सकते हो कि करोड़ों रुपए का पैकेज है आज के डेट में प्राइवेट कॉलेज में। तो आपकी 20 महीने की जो मेहनत है, आपके पापा की करोड़ों रुपए सेव कर रही है। इस बात को आप समझोगे, करोड़ों रुपए आपके पापा को सेव कर रही है। कहीं ना कहीं आप सोच लो कि अगर 20 महीने को 1 करोड़ में डिवाइड करो तो आप पर मंथ जो है 5 लाख रुपए कमा रहे हो। यानी कहीं ना कहीं पापा का सेव कर रहे हो। अगर आपके गार्जियन चाहते हैं कि नहीं मेरा बच्चा जो है बिल्कुल ये डॉक्टर बने ही किसी प्राइवेट कॉलेज से भी बन जाए, तो या तो उनको 1 करोड़ खर्च करना पड़ेगा, नहीं तो आपको नीट में जो है अपना सीट पक्का करना पड़ेगा। मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आपकी बॉडी में जितनी भी एनर्जी है, आप उस पूरी एनर्जी को झोंक दो। जितना तुम मैक्सिमम एफर्ट दे सकते हो अपनी पढ़ाई को, एक बार दे दो। बाबू मेरे, जिस दिन आपका रिजल्ट हो जाएगा, सोचो कि आपने जितना भी मेहनत किया है उस पूरी मेहनत के पूरी एनर्जी की जो है एक दिन इतनी सुकून मिलेगी कि आपके बॉडी में इतना जो है शांति मिलेगी, आप सोच नहीं सकते हो। इतनी हर्षोल्लास जगेगी कि उस एनर्जी की कई गुना एनर्जी जो है आपके बॉडी में स्टोरेज हो जाएगी। तो मैं यही कहूँगा कि आप बिल्कुल हंसते मुस्कुराते हुए जो है अपने जीवन के लक्ष्य को जो है प्राप्त करने की कोशिश करो। बॉडी की पूरी एनर्जी जो है किसी कॉमन पॉइंट पर लगा दो, ताकि तुम्हारा लक्ष्य जो है जल्दी से जल्दी जो है रिसीव हो सके, जल्दी से जल्दी तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच सको। बाकी कोई टीचर तुम्हारे लिए क्या कर सकता है, वो तो आपको एक रास्ता ही दिखा सकता है, आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंचा सकता है, सूचनाएं दे सकता है। उन सूचनाओं को जो है आपको रिजल्ट में कन्वर्ट करना आपकी अपनी जिम्मेवारी है। तो लगा दो अपनी एनर्जी को बाबू मेरे और ले लो रिजल्ट, है ना 5 व्हील आपके साथ। तो चलो फिर हम लोग देख रहे थे सीरीज ग्रुपिंग, चलते हैं अपने टॉपिक्स पे। तो आइए हम लोग देखते हैं, कह रहे हैं कि फ्रॉम फिगर, यानी हम फिगर से क्या देख रहे हैं या फिगर से हम लोग क्या समझते हैं। तो सोचो, देखो तुम, इसकी कैपेसिटी C1 है, इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V1 है और चार्ज Q है। तो तुम क्या लिख सकते हो यहाँ पे बताओ। तो यहाँ V1 लिख सकते हो, यानी कि लिख सकते हो कि वी नो डैट, यानी फिगर से बाबू मेरे हम लोग क्या जानते हैं। तो फिगर से जो भी चीज़ें जानते हैं डैट मीन्स हम लोग V1 का वैल्यू कितना लिख सकते हैं। तो ज़रूर लिख सकते हैं Q/C1, V = Q/C या Q = C1 × V1 भी तुम लिख सकते हो। सिमिलरली तुम सोचो कि V2 का वैल्यू कितना लिख सकते हो बताओ।
अगर बात V2 की आ जाए तो तुम जरूर लिखोगे Q/C2, और इसी के सिमिलर जो है अगर बात V3 की आ जाए, तो तुम जरूर लिखोगे Q/C3। यानी V1 = Q/C1, V2 = Q/C2 और V3 = Q/C3, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो अब तुम बताओगे कि टोटल पोटेंशियल कितनी हो जाएगी। अगर टोटल पोटेंशियल को हमने V मान रखा है तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस की अगर बात की जाए, मीन्स अगर बात V की हो जाए तो तुम देख रहे हो कि V = V1 + V2 + V3 होती है। V का वैल्यू कितना होता है बाबू मेरे, V1 + V2 + V3। आपने अभी तो V1 का वैल्यू रखा था Q/C1, फिर V2 का वैल्यू कितना रखा था Q/C2, और V3 का कितना रखा था बाबू मेरे Q/C3। आप इसमें से Q को कॉमन निकाल दो और बताओ, ये हो जाएगा 1/C1, 1/C2 और 1/C3 हो जाएगी। तो इस तरीके से तुम देख रहे हो कि V का वैल्यू कितना आ गया बाबू मेरे, Q इंटू कितना, आप इसी को इक्वेशन 1 रख लो, कोई बात नहीं है, Q इंटू 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। यहाँ पर भी बात इक्विवेलेंट की करेंगे। सोचो कि मैं अगर इन तीनों को हटा देता हूँ, A से B के बीच में किसी ऐसे कैपेसिटर की कल्पना करो, इमेजिन करो, जो V पोटेंशियल डिफरेंस पर Q चार्ज को स्टोरेज कर ले। ये सभी मिलकर V पोटेंशियल डिफरेंस पर Q चार्ज को स्टोरेज किए हुए हैं। अगर इन तीनों को मैं हटा दूं और बिल्कुल V पोटेंशियल डिफरेंस पर किसी ऐसे कैपेसिटर को कनेक्ट करूं जो V पोटेंशियल डिफरेंस पर Q चार्ज को स्टोरेज कर ले, तो इन तीनों का इक्विवेलेंट होगा कि नहीं हो, बिल्कुल होगा। तो उसकी भी तो कुछ ना कुछ कैपेसिटी होगी। अगर उसकी कैपेसिटी को सीरीज के वक्त से अगर हम लोग CS मान लें तो क्या हो जाएगा, तो वही मैं लिख देता हूं कि इफ, आप क्या लिखोगे बाबू मेरे, इफ CS बी द कैपेसिटी, या कैपेसिटेंस भी लिख सकते हो, कैपेसिटी ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटर ऑफ गिवन अरेंजमेंट, जो अरेंजमेंट दी गई है, अगर इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस CS हो जाए तो आप CS को कितना लिख सकते हो बताओगे, आप CS को कितना लिख सकते हो, तो सीधी सी बात है कि आप टोटल पोटेंशियल को कितना लिख सकते हो इस कंडीशन में, तो टोटल पोटेंशियल को लिखोगे CS यानी Q/CS, टोटल चार्ज बाई टोटल कैपेसिटी। मैं थोड़ा सा इसको साफ सुथरा लिख देता हूँ, आप देखोगे यहाँ पे टोटल पोटेंशियल V को आप कितना लिख सकते हो बताओ, तो आप V = लिख सकते हो टोटल चार्ज तो Q ही है, और कैपेसिटी अरेंजमेंट की CS है। आप इसको जो है इक्वेशन नंबर 2 ले लोगे। अब आप देखो कि इक्वेशन 1 और 2 की LHS मिलाओ, इक्वेशन 1 का LHS मिला लो और इक्वेशन 2 का भी LHS मिला लो। तो मैं अगर बोलूं कि फ्रॉम फर्स्ट और सेकेंड की बात की जाए तो तुम देखोगे कि LHS इक्वल है, यानी RHS भी इक्वल हो जाएगा। तो Q/CS = कितना लिख दोगे तुम, यहाँ तो Q कॉमन तुमने रखा है, तो 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, और बिल्कुल ये Q से Q कैंसिल हो जाएगा। तो तुम बताओगे बाबू मेरे कितना होगा, ये कितना होगा बाबू मेरे, तो 1/CS = हो जाए कितना, आप ध्यान रखोगे 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, और यही सीरीज ग्रुपिंग के इक्विवेलेंट कैपेसिटर की कैपेसिटी होती है, यही सीरीज ग्रुपिंग के इक्विवेलेंट कैपेसिटर की कैपेसिटी होती है। आप इसको बिल्कुल याद रखोगे, काफ़ी आसान टॉपिक्स है ना, बहुत मज़ा आ रहा है बताओ। अब इसमें भी हम लोग लेंगे कुछ कंडीशंस, जैसे कंडीशन डेट मीन्स केस नंबर 1 की अगर बहुत सारे n कैपेसिटर्स हो जाएं तो क्या करेंगे, तो वही ले लेते हैं हम। केस फर्स्ट कर दो तुम, इसमें भी केस फर्स्ट कर दो, फॉर n डिफरेंट कैपेसिटर्स। अगर n डिफरेंट कैपेसिटर्स हो जाए तो क्या करेंगे बताओ,
n डिफरेंट कैपेसिटर्स के लिए आपका फार्मूला कितना हो जाएगा बताओ, 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डॉट 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 1/CN लिखोगे। ये होता है तुम्हारा n डिफरेंट कैपेसिटर के लिए कैपेसिटी, n डिफरेंट के लिए। केस 2 लिख दोगे, केस 2 लिखोगे फॉर n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स। अगर सभी कैपेसिटर्स बिल्कुल आइडेंटिकल हो जाए तो क्या होगा बाबू मेरे बताओगे? सभी कैपेसिटर अगर आइडेंटिकल हो जाए तो 1/CS इक्वल टू तुम लिखोगे 1/C प्लस 1/C डॉट डॉट लिखोगे तुम कितना बाबू मेरे, तो ये ऐसे ही n टाइम्स लिख दोगे, इसको भी n टाइम्स, यानी ऐसे 1/C हम लोग लिखते चले जाएंगे, 1/C जो लिखते चले जाएंगे। और क्या बताओ, तो कितना लिखें तो n टाइम्स लिख देंगे, यानी ये कितने टाइम्स तो n टाइम्स लिख देंगे। सोचो इन सब का LCM तो C होगा ना, बोलो इन सब का तो LCM C ही होगा। तो अगर मैं सबका LCM ले लूँ C तो कितना हो जाएगा, तुम देखोगे आगे बढ़ोगे, C ये हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस कितना बार बाबू मेरे, तो डॉट डॉट n टाइम्स लिखोगे, डॉट डॉट n टाइम्स लिखोगे। ये आप सोचो तुम 1 प्लस 1 दो बार जोड़ोगे तो 2, 3 टाइम्स जोड़ोगे तो 3, 4 टाइम्स जोड़ोगे तो 4, तो n टाइम्स जोड़ोगे तो कितना होगा, n टाइम्स जोड़ोगे उसको तो n ही तो होगा ना। डेट मीन्स 1/CS का वैल्यू कितना हो गया, तुम देखो n/C, तो इसको तुम रिवर्स कर दो तो बताओगे CS इक्वल टू कितनी हो जाएगी, C/N होगी कि नहीं। तो ये होता है n आइडेंटिकल में सीरीज के लिए फार्मूला। n आइडेंटिकल के लिए सीरीज का फार्मूला देखोगे C/N, C/N। इसी को मैं एक और केस डाल देता हूं, तुम देखोगे एक और कंडीशन ले लो बाबू मेरे, केस 3 कर लो। फॉर टू डिफरेंट कैपेसिटर्स, तुम देखोगे बाबू मेरे 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, तुम इसका LCM लोगे तो ये हो जाएगा C1 इंटू C2, ये C2 इधर आ जाएगा, C1 इधर आ जाएगा, मीन्स C1 प्लस C2 ही तो होगा। तुम कोई कहीं लिखो, इसको रिवर्स कर दो तो CS की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये C1 इंटू C2 बाई C1 प्लस C2 हो जाएगी, बाई C1 प्लस C2 हो जाएगी। और ये जो फार्मूला है आपके क्वेश्चन को काफ़ी आसान बनाने वाला है कि सपोज करो कि तुम्हारे पास 2 कंडेंसर है, एक की कैपेसिटी 3 है, एक का 5 है, तुमको इक्विवेलेंट निकाला है तो सीधे 3 इंटू 5/3 प्लस 5 निकाल दो, सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। तो ईजी हो जाता है इससे, समझ रहे हो। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो। सीरीज ग्रुपिंग के लिए तुमने फार्मूला जो है रख लिया है लगभग, हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन इससे बना लेंगे। बाकी सर्किट जब तुम्हारे सामने आएगी तो फिर हम लोग एक एक करके सॉल्व करते रहेंगे, देखते रहेंगे। तो चलो मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, आप एक क्वेश्चन लिखोगे, कर क्या इफ C1 इक्वल टू 5 μF एंड C2 इक्वल टू 10 μF आर कनेक्टेड इन, फर्स्ट में लिखोगे पैरेलल और सेकेंड में लिखोगे सीरीज। कर फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ अरेंजमेंट। चलो तुम इस अरेंजमेंट की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओगे। एक C1 एक C2 है, बहुत आसान हो गया ना।
C1 5 है, C2 10 है। जल्दी से बताओ, जब पैरेलल में जोड़ेंगे तो कितना होगा, सीरीज में जोड़ेंगे तो कितना होगा। ये स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। देखो बच्चों, इसको हम लोग देख रहे हैं C1 कितना है तो 5 म्यू एफ, C2 कितना बाबू मेरे 10 म्यू एफ। फर्स्ट तुमको पूछ रहे हैं CP बोले तो पैरेलल, तुमने फार्मूला क्या पढ़ा है CP का, C1 प्लस C2, ये बोले तो 5 प्लस 10 यानी 15 म्यू एफ हो जाएगा। और सीरीज का तो अभी तुमने पढ़ा है कितना बताओ, तो सीरीज के लिए फार्मूला पढ़ा है C1 इंटू C2 बाई C1 प्लस C2। बताओ C1 इंटू C2 बाई C1 प्लस C2, जब दो ही होगा तो देखो तुम इसको क्या करोगे, 5 इंटू 10 बाई 5 प्लस 10 यानी 15, 50 बाई 15, ये देखो ये 10 टाइम्स में कट जाएगा, ये 3 टाइम्स में कट जाएगा, यानी 10 बाई 3। या ऐसे भी तुम उसको सॉल्व करोगे तो 3.33 आ जाएगा, ऐसे तुम सॉल्व कर सकते हो। देखो कितना शानदार क्वेश्चन है, काफ़ी इजी भी है, मज़ा आ रहा है। बताओ, तो इस तरीके से काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन मिलेंगे। तो आज की कहानी यहीं पे समाप्त होती है, तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट अगले लेक्चर में। और मुझे विश्वास है कि मैंने जो बात कहा है कि आप अपने रिजल्ट के लिए अपनी बॉडी की पूरी एनर्जी लगा दोगे, जितनी तुम्हारी क्षमता है मैक्सिमम क्षमता को तुम अप्लाई करोगे, तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।